नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIC 113 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके भाग 2 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले भाग 1 में हमने 5 प्रश्नों को पढ़ा था। आशा है वो सही प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने वो वीडियो भी जरूर देखी होगी। आज की वीडियो में जो हमारा पहला प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि 19वीं शताब्दी में भारत में विऔद्योगीकरण कैसे हुआ। तो देखो, इससे पहले इस क्वेश्चन के आंसर को समझें, हम पहले यह समझ लेते हैं कि भाई विऔद्योगीकरण का मतलब क्या होता है। तो देखो, विऔद्योगीकरण का मतलब ये होता है कि अपनी जो लोकल इंडस्ट्रीज है, जो हमारे देशी उद्योग हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं और जो विदेशी इंडस्ट्रीज है वो डेवलप होती जा रही है। इसी प्रोसेस को विऔद्योगीकरण कहते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत में विऔद्योगीकरण कैसे हुआ। तो आपको पता ही है, 19th सेंचुरी में भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित होता जा रहा था और जो ब्रिटिश शासन स्थापित हो रहा था उसकी वजह से जो भारत के देसी उद्योग हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी वो इस प्रकार के नियम बना रही थी कि जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप होती रहे और भारत की जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उसको नुकसान होता रहे। क्योंकि ब्रिटिशर्स को हमारी इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने इंडस्ट्रियल प्रॉफिट से लेना देना था, उन्हें अपने उद्योगों के फायदे से लेने देना था। तो 19वीं शताब्दी की जब आप बात करोगे तो भारत में जो विऔद्योगीकरण हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसको ब्रिटिश शासन की वजह से हुआ। क्योंकि ब्रिटिश शासन और जो पश्चिमी देश थे वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, बड़े पैमाने पर सामान बनने लगा और वो दूसरे देशों के बाज़ारों में जाकर बिकने लगा। आइए इस प्रोसेस को पूरे अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, भारत में जो विऔद्योगीकरण हुआ वो ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था का जो मेन उद्देश्य था वो ये उद्देश्य था कि भैया ब्रिटेन के औद्योगिक हित होने चाहिए, भारत के हित हो रहे हैं या नहीं हो रहे डजेंट मैटर। हित का मतलब होता है लाभ, प्रॉफिट। तो जो ब्रिटिश शासन जो भी नियम बना रहा था, पॉलिसीज बना रहा था, कानून बना रहा था, उन सबका एक ही उद्देश्य था कि ब्रिटिशर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट हो, डजेंट मैटर भारत को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। भारत को तो सिर्फ एक सोर्स समझा गया था जहाँ से भैया कच्चा माल हमें सप्लाई करना है, यानी कि भारत से लोहा कोयला भर भर कर जा रहा था कहाँ पर, मैनचेस्टर, ब्रिटेन। ठीक है, और वहाँ से सामान तैयार होकर भारत के बाजारों में बिक रहा था, जिसकी वजह से जो भारत की लोकल इंडस्ट्रीज है वो डेवलप नहीं हो पाई, जबकि जो ब्रिटिश इंडस्ट्री है उसका प्रॉफिट होता चला गया, होता चला गया। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो भारत में कुछ कपास उद्योग लगे, खासतौर कर मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल लगी 1854 में। फिर कलकत्ता में रिश्रा मिल लगी, जूट को लेकर, जूट बनता था। तो जो ब्रिटिश मिल लगी, इनसे सस्ते कपड़े भारत में आए। तो जो भारत का हथकरघा उद्योग था, यानी कि हाथों से जो खादी बनाई जाती थी, वो महंगी होती थी। अब वो कंपटीशन कर नहीं पाई, जिससे बहुत सारे कारीगरों और बुनकरों का रोजगार छिन गया। यानी कि जो ब्रिटिश मिलें थी उसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, मशीनों से कपड़े बन रहे थे। अब जो पहले लोग हाथों से काम करते थे, करखे हाथ चरखे चलाते थे, उनको क्या होने लगा, नुकसान होने लगा। तो कारीगर बेरोजगार हो गए। अब ये कृषि पर डिपेंड हो गए जो पहले रोजगार करते थे। ब्रिटिश शासन का थोड़ा सा फायदा ये रहा कि भारत में रेलवे का विकास हुआ, सड़कों का विकास हुआ, जो बंदरगाह हैं यानी कि जहाँ पर पानी के जहाज खड़े होते हैं, वाटर पोर्ट होते हैं, उनका विकास किया गया। लेकिन ये इसलिए विकास किया गया ताकि भारत से कच्चे माल लद लद कर इन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के माध्यम से दूसरे देशों में जा सके, खासतौर पर ब्रिटेन में। तो जो रेलवे बनी, सड़कें बनी, पोर्ट्स बने, इन सब का उद्देश्य यह था कि ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हो सके, उनके व्यापार को फ़ायदा हो सके। हालांकि आगे चलकर भारत को भी इसका फ़ायदा हुआ, लेकिन मेन उद्देश्य यही था कि ब्रिटिशर्स को लाभ पहुंचे। आलोचनात्मक दृष्टिकोण ये है कि हमारे जो स्थानीय उद्योग हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गए। ब्रिटिश उद्योगों से हम कंपटीशन नहीं कर पाए। खासतौर पर हथकरघा उद्योग, लकड़ी की जो कलाएं होती थी, जो धातु बनती थी, इन्हें नुकसान हुआ, जिसकी वजह से भारत के शिल्पकार और कारीगर बेरोजगार हो गए। विद्युतीकरण की प्रक्रिया की वजह से जो बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए, अब वो धीरे धीरे करके कृषि पर निर्भर हो गए। भारत में नकदी फसल उगाई गई, कपास, जूट, चाय की खेती पर ध्यान दिया गया। लेकिन इससे खाद्य सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जो किसान पहले गेहूं चावल उगाते थे और आपदा के दौरान, यानी कि सूखा पड़ गया कोई या फिर बाढ़ आ गई, तो उस दौरान उस खाने का यूज़ किया जाता था जो बचा हुआ होता था स्टॉक में। लेकिन अब कपास की खेती करवाई जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा नील की खेती करवाई जा रही है, जूट की खेती, चाय की खेती। तो इससे जितनी खेती इन सब की बढ़ती गई, उतनी गेहूं और चावल का प्रोडक्शन कम हो गया। अब ऐसे में जब अकाल पड़ा तो खाद्य सुरक्षा हो गई और बहुत सारे लोग गरीबी और भुखमरी में मर गए। अंग्रेजों की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसकी वजह से शहरी क्षेत्रों को तो फायदा मिला, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र गरीब पे गरीब होते गए। कुछ उद्योगपति, कुछ व्यापारी तो माला माल हो गए, बाकी सबको इसका कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिला। विऔद्योगीकरण का मुख्य उद्देश्य जो था वो सिर्फ ये था कि भारत के जो रिसोर्सेज हैं उनका मिसयूज किया जाए, उनको लगातार कंगाल कर दिया जाए
और इसे ही निकासी सिद्धांत भी कहते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है भैया, 19वीं शताब्दी में भारत का जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था, विद्योगीकरण था, वो एक जटिल प्रोसेस था। और इसका मैक्सिमम जो उद्देश्य था वो यही था कि मैक्सिमम प्रॉफिट ब्रिटिशर्स को, जिसकी वजह से जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज है, जो हमारी एग्रीकल्चर है, इस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। भारत में आर्थिक असमानता बढ़ गई और गरीबी को भी बढ़ावा मिला। तो अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं आशा करता हूँ आप कर दोगे। अगला क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है और कई बार क्वेश्चन आया वो पेपर में कि भैया उन पृष्ठभूमि पर चर्चा कीजिए जिसमें कांग्रेस का गठन किया गया और कांग्रेस की प्राथमिक गतिविधियां क्या थीं। तो यानी कि क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जब कांग्रेस बनी तो उस समय राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी और जब कांग्रेस बनी तो उसने शुरुआत में क्या क्या काम किए। तो देखिए, आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी मुंबई में। तो यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला संगठन बनकर उभरा था और इसकी जो शुरुआती गतिविधियां थी वो भारतीय राजनीति और समाज के विकास के लिए थी। यानी कि एओ ह्यूम के प्रयासों से 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो 1885 में जब ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम के माध्यम से कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय भारत की स्थिति कैसी थी वो सुनिए। तो उस समय ब्रिटिश शासन चल रहा था भारत में और इन्होंने अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति चल रही थी। ब्रिटिश शासन ने बहुत सारी पॉलिसी, जैसे बहुत सारा टैक्स लगाया था, बहुत सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था, भारत की जो इंडस्ट्रीज थी वो खत्म हो रही थी, अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। तो अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था की नीति देखें उस समय, यानी कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई उस समय हमारी अर्थव्यवस्था बहुत गिरी हुई थी, लोगों को रोजगार बहुत कम मिल रहा था, पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी, कृषि में अकाल पड़ रहे थे, किसानों से ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूला जा रहा था, जिसकी वजह से स्थिति बद से बदतर हो गई। भूमि को कब्जा किया जा रहा था जब किसान अगर अपना कर नहीं भुगतान कर पा रहे थे, और जो भारत के देसी उद्योग हैं वो धीरे धीरे करके एकदम खत्म होने की कगार पर थे। तो उस समय इस तरीके की अर्थव्यवस्था थी हमारी। बौद्धिक जागरूकता, जिस समय कांग्रेस की स्थापना हो रही है उस समय भारत में कुछ लोग अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, पश्चिम से विचार प्राप्त कर चुके हैं, जैसे राजा राम मोहन राय जैसे जो लोग थे। एक शिक्षित मध्य वर्ग का उदय हुआ। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और अन्य सामाजिक सुधारक थे जो एक और भारत में जागरूकता को बढ़ावा दे रहे थे और सोशल वर्क को बढ़ावा दे रहे थे। 19वीं शताब्दी में, यानी कि जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारतीय समाज में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण देखा जा रहा था। लोग अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की ओर जा रहे हैं। हर एक व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक पहचान की ओर अग्रसर हो रहा है और अपने अधिकारों के प्रति अवेयर हो रहा था। तो जब कांग्रेस की स्थापना हो रही है उस समय एक तरफ तो हमारी अर्थव्यवस्था गिर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पुनर्जागरण का मतलब यह है कि व्यक्ति ज्ञान की ओर जा रहा है। जो पहले इलॉजिकल व्यक्ति था वो लॉजिकल की ओर, क्योंकि जब मुगल काल था भारत में तो मुगलों के दौरान समस्या ये थी कि इस्लामीकरण किया जा रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा जो है धर्म का दबदबा था, और जब भी धर्म का दबदबा होगा तो लोग लॉजिकल होंगे ही नहीं, क्योंकि ज्ञान विज्ञान और साइंटिफिक चीज़ें रुक जाएंगी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग पढ़ने लिखने बाहर चले गए, नए नए स्कूलों की स्थापना हुई, लोग अब लॉजिकल होने लगे, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होने लगा, तो कहीं ना कहीं लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए। भारतीय समाज भिन्नताओं भरा था ही, बहुत सारी भावनाएं उभर रही थी, लोग नेशनल यूनिटी की बात कर रहे थे, हर एक व्यक्ति चाहता था कि देश आज़ाद हो, और इसी भावना का फायदा उठाएगी उस समय कौन? कांग्रेस, और ये पार्टी बनेगी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एओ ह्यूम को दिया जाता है, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सेवक थे। उन्होंने भारतीय नेताओं को एक मंच प्रदान किया ताकि वो अपनी मांगे सरकार से कर सकें। कांग्रेस की जो शुरुआत की गतिविधियां थी वो क्या थी? तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो 1885 में हुआ मुंबई में, और इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और ब्रिटिश सरकार से भारतीय जन प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग की गई थी। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार हमारे लिए नियम कानून बना रही थी, उन नियम कानून को बनाते समय भारतीयों की भी राय ली जानी चाहिए, ये इनकी पहली डिमांड थी। जो शुरुआत में कांग्रेस थी वो बातचीत के माध्यम से सरकार से प्रार्थना करके सुधार करवाना चाहती थी। सरकार कांग्रेस ये चाहती थी कि प्रशासन में सुधार हो सके, लोगों को लीडरशिप मिल सके, सरकारी नौकरियों में भारतीयों की भागीदारी हो, भारतीयों को भी उच्च पद मिल सके। लेकिन ये ध्यान रहे कांग्रेस किसी प्रकार का विरोध नहीं कर रही थी, सिर्फ शांति के माध्यम से भारतीय जनता की समस्याएं सामने रख रही थी, क्योंकि कांग्रेस ये सोचती थी कि अंग्रेजों को ना जो है भारतीयों की समस्याओं के बारे में नहीं पता। अगर अंग्रेजों को भारतीयों की समस्याओं के बारे में पता चल जाएगा तो वो भारतीयों की समस्याओं को सुधारेंगे भी। ये शुरुआत में उनकी जो है गतिविधियां थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो कांग्रेस में जोड़ना चाहते थे और राष्ट्रीय एकता पर बल दे रहे थे, और इसी के लिए अलग अलग स्तर पर शाखाएं स्थापित की गई कांग्रेस की। तो अगर आपसे पूछे
कि कांग्रेस की प्रारंभिक गतिविधियां क्या थी। तो कांग्रेस 1885 में बनती है। शुरुआत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांग्रेस से जुड़े, एक व्यापक जन आधार प्रस्तुत हो सके। ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि भारतीय लोगों की भागीदारी बढ़ती सके। ये सब कांग्रेस की शुरुआती गतिविधियां हैं। निष्कर्ष ये निकलता है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो रहा है उस समय अर्थव्यवस्था हमारी डाउन है, लेकिन सोसाइटी में जो है अवेयरनेस बढ़ रही है। लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, अपनी कल्चर के प्रति जागरूक हो रहे हैं, अपनी भाषा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, लोगों के अंदर एकता की भावना आ रही है कि भैया अब हमें ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है, अपने भारतीय होने के गर्व को आगे बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? इसने भारतीय जनता को किस प्रकार से एकजुट किया? तो अगर आप भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला, और ये आंदोलन महात्मा गांधी की लीडरशिप में चला। ये पहला बड़ा आंदोलन था जो गांधी ने हमारे देश में किया था। यही स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चैप्टर था जो शुरू होता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, और वो कारण क्या थे वो सुनो। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक कानून बनाया जिसे रोलेट एक्ट कहा जाता है। इस कानून को काला कानून भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि इस कानून के माध्यम से अंग्रेजी सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया गया, जिससे अंग्रेजी सरकार को जिस भी व्यक्ति पर शक होता कि ये व्यक्ति ब्रिटिश विरोधी है तो वो उसे जेल में डाल सकते थे बिना वारंट के। इसलिए इसे काला कानून कहा गया और इसका विरोध किया गया। यानी कि असहयोग आंदोलन क्यों हुआ? भाई कोई आंदोलन हो रहा है तो उसके कुछ कारण भी तो होंगे। तो असहयोग आंदोलन के शुरू करने के पीछे जो कारण था वो एक कारण था रोलेट एक्ट। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 हुआ। उस समय विभिन्न प्रकार की गतिविधियां अंग्रेजों के खिलाफ चल रही थी। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को कंट्रोल करने के लिए, इन विरोधी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए एक कानून बनाया, रोलेट एक्ट, जिसमें बड़े पैमाने पर यह हुआ कि शक के आधार पर लोगों को जेल में डाला जा सकता है। इसे निवारक नजरबंदी कहते हैं। तो बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून कहा गया इसे। तो एक बहुत बड़ा कारण था रोलेट एक्ट। दूसरा, 1919 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और अमृतसर में जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जहां जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोलीबारी की, हजारों लोग मारे गए, पूरा देश स्तब्ध रह गया कि इतने क्रूरता कैसे हो सकती है कि बड़े पैमाने पर इतने सारे निहत्थे लोगों को मार दिया आपने। अगली सबसे बड़ी बात ये थी खिलाफत आंदोलन। तो हुआ क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन जीत गया था और ऑटोमन साम्राज्य हार गया था। तो जो देश तुर्की था ना, यहाँ पर इस्लामिक में सबसे बड़ी पोस्ट होती थी एक खलीफा, जिसके आदेशों को पूरा इस्लामी जगत मानता था। इधर अंग्रेजों ने कहा कि अब तुर्की में जो है वो लोकतंत्र होगा और इस खलीफा की सत्ता नहीं रहेगी। इवन तुर्की के लोग भी यही चाहते थे, क्योंकि खलीफा की जो सत्ता थी वो धार्मिक विश्वासों पर आधारित थी, जिसके माध्यम से लोगों का जीवन यापन बड़ा मुश्किल हो चुका था। लोगों को लिबर्टी नहीं थी, तो लोग स्वतंत्रता की चाह कर रहे थे। तो तुर्की के लोग तो चाहते थे ये खलीफा हटे और डेमोक्रेसी आ पाए, लेकिन भारत में लोग ये चाहते थे खलीफा रहे और इस्लामिक स्टेट बना रहे। कौन? तुर्की। तो ऐसे में इस्लामिक पवित्र स्थलों की सुरक्षा को लेकर भारतीय मुसलमानों में असंतुष्ट था, और उन्हें लगता था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो तुर्की को कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम ब्रिटिशर्स का विरोध करेंगे, तो हम विरोध करेंगे तो वो तुर्की को आज़ाद करेंगे। ऐसी गलतफहमी में हमारे लोग थे। लेकिन खिलाफत आंदोलन में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और आज आप देखोगे तो तुर्की बहुत ही ज़्यादा डेवलप देश है, और वहाँ पर इतनी कट्टरता नहीं है जितनी कट्टरता गरीब देशों में ज़्यादा है। तो गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया कि खिलाफत आंदोलन के दौरान जो मुसलमान ब्रिटिशर्स के विरोध है उन्हें असहयोग में जोड़ा जाए और एक साथ मिलकर विरोध किया जाए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम नहीं, हम हैं तो इंडियन ही ना भाई। ब्रिटिश असहमति और धोखा। भारतीय नेताओं को उम्मीद थी कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने जो सेवा दी है उसकी वजह से हमें कुछ मदद मिलेगी, लेकिन भारतीयों को कोई मदद मिली नहीं। परिणाम ये हुआ कि एक बड़े आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खर्चा हुआ था अंग्रेजों का, उसके पूरा करने के लिए हम पर भारी कर लगाए गए, रोलेट एक्ट जैसे कानून बनाए गए। जब भारतीयों ने विरोध किया तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया। इतना ही नहीं, इधर से जो भारतीय मुसलमान हैं वो चाहते हैं कि तुर्की में वापस से खलीफा की सत्ता आए, सो डेट्स वाई वो खिलाफत आंदोलन कर रहे हैं। तो पूरे देश में एक माहौल सेट हो गया है कि हर एक व्यक्ति, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो अंग्रेजों के विरोध में आ गया है। और इसी दौरान गांधी ने अल्टीमेटम दे दिया, किसको? अंग्रेजों को, कि अगर अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट वापस नहीं लिया तो इसके अलावा और भी बहुत सारी डिमांडें करी उन्होंने। निवारक नज़रबंदी, प्रेस पर सेंसरशिप को हटाने की बात करी, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो लोग मारे गए उनके लिए भी बात की गई।
अगर ये सारी बातें नहीं मानते तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे और आंदोलन करना पड़ा उन्हें। फाइनली गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी 1920 में और उन्होंने कहा कि हमारा जो आंदोलन होगा वो सत्य के रास्ते पर चलते हुए होगा और हम किसी भी कीमत पर हिंसा नहीं पहुंचाएंगे, हिंसा का सहारा नहीं लेंगे और ब्रिटिशर्स को जीत लेंगे। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, विदेशी शिक्षा संस्थानों को बायकॉट किया गया, कोर्ट को बायकॉट किया गया, सरकारी सेवाओं को बायकॉट किया गया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमने आगे बढ़ावा दिया, खादी को बढ़ावा दिया गया। असहयोग आंदोलन ने भारतीय जनता को एकजुट करने का संदेश दिया, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया गया ताकि धार्मिक विभाजन ना हो। आंदोलन ने निर्बल और गरीब लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने का अवसर दिया। कई सारी लोकल जो संघ ऑर्गेनाइजेशन थी, नेता थे, ये सब जुड़े, बहुत सारे वकील जुड़े, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग भी यहाँ पर गांधी के साथ जुड़े। इतने नहीं, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, ऐसे सारे सभी लोग जो हैं एक मंच पर आ गए असहयोग आंदोलन के दौरान। निष्कर्ष ये निकलता है कि असहयोग आंदोलन ने भारतीय समाज में एक नई जागरूकता दी, नई आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा दिया। इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन हुआ ये, इतनी बड़ी मात्रा में लोग इससे पहले कभी इकट्ठे ही नहीं हुए थे। तो अगर असहयोग आंदोलन आया तो मैं आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन कर दोगे। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये कि 20वीं सेंचुरी के पहले भाग में साहित्य ने, यानी किताबों ने, अखबारों ने राष्ट्रवादी भावनाओं को किस प्रकार से उजागर किया। तो साहित्य की भूमिका देशभक्ति की भावनाओं को उजागर करने में किस प्रकार से योगदान दे रही है, क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा है। तो 19वीं सेंचुरी की बात करोगे तो इंडियन सोसाइटी पॉलिटिक्स रूप से भी आगे बढ़ रही है, सोसाइटी आगे बढ़ रही है, कल्चर आगे बढ़ रहा है। भारत में अंग्रेजों का शासन है और इस शासन के खिलाफ बहुत सारे लोग अलग अलग किताबों में, उपन्यासों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से लिख रहे हैं। जो लोग इसे सुन रहे हैं, जो लोग इसे पढ़ रहे हैं, उनके अंदर खून खौल रहा है कि विरोधी लोग भारत माता का अपमान कैसे कर रहे हैं। और ऐसे में लोगों में देशभक्ति की भावना आएगी और लोग अंग्रेजों का विरोध करेंगे। तो साहित्य के माध्यम से राष्ट्रवादी भावनाएं कैसे आगे बढ़ी वो सुनिए। सबसे पहली बात, भाषाई पुनर्जागरण हुआ, क्योंकि जिस भाषा का साहित्य जितना अच्छा होगा वो भाषा उतना ही ज़्यादा विकसित होगी। तो 19वीं शताब्दी में भारत में विभिन्न भाषाओं का पुनर्जागरण हुआ। बड़े पैमाने पर बंगाली मैगजीन्स छपने लगी, हिंदी, मराठी, तमिल, अन्य भाषाओं की साहित्य रचनाएं बढ़ने लगी। लोगों को सांस्कृतिक स्तर पर सामाजिक मुद्दे पर संबोधित किया गया। तो कहीं ना कहीं इससे सांस्कृतिक पहचान और भाषाई पहचान की मुद्दा बढ़ा। साहित्य ने भारतीय समाज में आत्मचेतना को बढ़ावा मिला। भारतीय लेखकों और कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में छिपी हुई बुराइयों को उजागर किया और अंग्रेजों की पॉलिसी की आलोचना करी। राजा राम मोहन राय जैसे सुधारकों ने बंगाली में लिखकर समाज सुधार की दिशा में कार्य किया और देशभक्ति की भावनाओं को बढ़ावा दिया। क्योंकि जिस प्रकार से हम चीज़ें पढ़ते हैं, जिस प्रकार की खबरें पढ़ते हैं, उसी का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। और भारतीय साहित्य के जो पुराण थे, वेद थे, इसके माध्यम से जो इंडियन कल्चर था, इंडिया की जो ज्ञान विज्ञान था, वो लोगों की ओर आया, वेदों की ओर लौट चलो की बातें की गई। भारत में राष्ट्रीय गौरव के बारे में बताया गया। साहित्यिक रचनाओं में भारत के गौरवशाली अतीत की बात की गई। वीर नायकों की गाथाओं को गाया गया लोगों के बीच में, और इस तरीके से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया गया। 19वीं शताब्दी में भारतीय भाषाओं में कई पत्रिकाएं छपी, कई समाचार प्रकाशित हुए, जैसे समाचार दर्पण, बंगदूत, अमृता बाजार पत्रिका। ये कुछ ऐसी पत्रिकाएं थीं जो समाज में अवेयरनेस फैला रही हैं और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा दे रही हैं। देश प्रेम के गीत, स्वतंत्रता की भावना को प्रचारित करने के लिए कविताएं लिखी गई, गीतों का सहारा लिया गया। वंदे मातरम जैसी रचनाएं इसी समय की उपज हैं जो आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बनी। साहित्य ने अंग्रेजों की आर्थिक राजनीतिक नीतियों की आलोचना भी करी, जिससे लोगों को अंग्रेजों के शोषण और उनके अन्याय के बारे में पता चला। निष्कर्ष ये निकलता है कि भैया 19वीं शताब्दी के पहले भाग में साहित्य ने भारतीय समाज में देशभक्ति की भावना को जागृत करने का काम किया। देखो, देशभक्ति हमारे मन में ना जब ही जग सकती है जब हमें अपने शासन के बारे में पता हो। जब हमें शासन के बारे में नहीं पता, हम संविधान की कस्में खाएं लेकिन संविधान में क्या लिखा है ये हमें पता ही ना हो, तो फिर देशभक्ति की भावना कैसे आ सकती है। तो जितना ज़्यादा हम सोशल अवेयर होंगे उतने ज़्यादा अपनी मातृभूमि से जुड़ते जाएंगे। और उस समय साहित्य ने यही किया, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान से जोड़ा और लोग अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपने देश के बारे में जानने लग गए। जैसे जैसे वो जानने लगे वैसे वैसे एकजुट होने लगे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत पर उपनिवेशवाद का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा है, उसको आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो उपनिवेश मतलब कि भारत जब ब्रिटेन का उपनिवेश बना तो उस समय हमारी सामाजिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो,
इसकी चर्चा हम पहले भी क्वेश्चनों में कर चुके हैं, बट इस टाइप से क्वेश्चन आता है ये, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दिया है। बाकी इसकी चर्चा हम पिछले क्वेश्चनों में कर चुके हैं। तो देखो भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। हमारी कृषि व्यवस्था बिल्कुल की पूरी पूरी बेकार हो गई। अंग्रेजों ने कई सारे नियम बनाए, जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त। ये ऐसी प्रणाली थी जिससे किसानों से ज़्यादा ज़्यादा वो ना खींचना चाहते थे पैसा, जिसकी वजह से किसानों पर भारी कर का बोझ पड़ गया और हमारी जो कृषि पद्धति है उस पर बुरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों की नीतियों के कारण भारत की जो इंडस्ट्रीज थी वो खत्म होने लगी। कपड़ा इंडस्ट्री, हस्तशिल्प, ये सब हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। हालांकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ, रेलवे, सड़कों और बंदरगाहों का विकास हुआ, लेकिन इसका भी प्रॉफिट अंग्रेजों को ज़्यादा ज़्यादा मिला। भारत को विश्व बाजार का एक हिस्सा बनाया और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ा। ये तो आर्थिक प्रभाव है। सामाजिक प्रभाव ये पड़ा कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई। एक वर्ग था जो एजुकेटेड हुआ, समाज में सामाजिक आंदोलन चले, समाज का पुनर्जागरण हुआ। राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे लोगों ने समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। इस दौरान भारत में सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव आए। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति की वजह से धार्मिक आधार पर भेदभाव बढ़ा। महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी अच्छी हुई। कहीं ना कहीं विधवा पुनर्विवाह को मान्यता मिली, सती प्रथा को बैन किया गया। ये कुछ सामाजिक आर्थिक प्रभाव हैं, तो इनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैंने जल्दबाजी में क्वेश्चन खत्म किया है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कि नरमपंथी और गर्मपंथी विचारधारा में क्या अंतर है, ये बताओ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब बनती है 1885 में, तो उस समय दो विचारधाराएं हैं कांग्रेस में। एक है नरमपंथ और एक है बाद में आई है गर्मपंथ। तो जो नरमपंथी विचारधारा के लोग थे, इनका ये मानना था सत्य के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से, प्रार्थना करके, एप्लीकेशन देकर अंग्रेजों को भारत की स्थितियों के बारे में बताओ और अंग्रेज हमारी स्थितियों को सुधार देंगे। गर्मपंथी विचारधारा ये कह रही है नहीं, आंदोलन करो, धरने करो, प्रदर्शन करो और जरूरत हो तो हिंसा का सहारा लो, क्योंकि ये अंग्रेज बहरे हैं और इन्हें हमारी बातें ऐसे सुनाई नहीं देंगी जब तक हम इनका विरोध हिंसा के माध्यम से नहीं करेंगे। तो नरमपंथी विचारधारा अहिंसा पर बल दे रही है, गर्मपंथी विचारधारा हिंसा पर। ये कह रहे हैं प्रार्थना करो, एप्लीकेशन दो, याचिका करो। ये कह रहे हैं विरोध करो, धरने करो, प्रदर्शन करो, हड़ताल करो। तो इस प्रकार से कांग्रेस की नरमपंथी और गर्मपंथी विचारधारा है और इन दोनों के बीच की वजह से कांग्रेस का विभाजन भी होगा। तो देखो, तो नरमपंथी विचारधारा की विशेषता क्या है। इनका विश्वास है कि ब्रिटिश सरकार के साथ संवैधानिक तरीके से बातचीत करो और सुधार हो जाएगा। इनके प्रमुख नेता हैं दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये सब नरमपंथी विचारधारा वाले नेता हैं। ये एप्लीकेशंस के माध्यम से, निवेदन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के समक्ष मुद्दे प्रस्तुत करते थे और ये चाहते थे भारतीयों को अधिक से अधिक सरकारी नौकरी मिले, शिक्षा का विस्तार हो, स्वशासन हो, लेकिन उन्होंने कभी भी आज़ादी की बात नहीं करी। गर्मपंथी विचारधारा का मानना था आज़ादी केवल ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। ये देशभक्ति की बात करते थे, आत्मनिर्भरता की बात करते थे। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय जैसे लोग जो थे, ये सब गर्मपंथी नेता हैं। इनका मानना था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। तो ये नरमपंथी गर्मपंथी विचारधारा में प्रमुख अंतर है। आशा है अगर ये क्वेश्चन आया तो आप कर देंगे। लास्ट में टिप्पणी का क्वेश्चन है, एक है भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी कीजिए और एक है गदर आंदोलन पर टिप्पणी कीजिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1945 में हुआ था, 1942 में हुआ था, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन सही मायनों में एक जन आंदोलन था। 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन को जल्द से जल्द समाप्त करने की दृष्टि से शुरू हुआ था। जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और अंग्रेज चाहते थे कि भारत इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़े, लेकिन भारत ये चाहता था कि जब हम अंग्रेजों की तरफ से लड़ेंगे तो उससे पहले हमें आज़ादी भी प्रदान की जाए। और ऐसे में क्रिप्स मिशन भारत में आया, जो ये चाहता था कि भारतीय लोग जो हैं वो युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ें, लेकिन गांधी ने मना कर दिया और ये कहा कि पहले हमें आज़ादी चाहिए, उसके बाद हम इस विषय पर सोचेंगे। फाइनली अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां और भारतीय जनता की उपेक्षा हुई, क्रिप्स मिशन असफल हो गया। 8 अगस्त 1942 को गांधी ने करो या मरो का नारा दिया कि यही लास्ट ऑप्शन है, यहाँ से अगर आज़ादी मिल गई तो मिल गई, वरना फिर नहीं मिलेगी। और ऐसे में जब बड़े बड़े नेता सारे सारे जेल में बंद हो गए तो सारे के सारे जो लोग थे उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाए गए और ये आंदोलन बड़े स्तर पर शामिल हुआ। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब इसमें शामिल हुई। इसलिए भारतीय इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन को सही मायनों में एक जन आंदोलन कहा जाता है। हिंसा का सहारा नहीं लिया गया, हालांकि कुछ जगह पर हिंसा भड़क उठी थी। आंदोलन का प्रभाव यह हुआ कि अंग्रेजों को यह लगने लगा कि अब वो ज़्यादा लंबे समय तक भारत में शासन नहीं चला पाएंगे। हालांकि उन्होंने गांधी सहित कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिला और भारत की आज़ादी की लड़ाई में इस आंदोलन का एक बहुत बड़ा योगदान था। लास्ट टॉपिक है हमारा गदर आंदोलन। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे ये पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं।
गदर आंदोलन 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह कि जो गदर आंदोलन हुआ, ये नॉर्थ अमेरिका में रह रहे भारतीय प्रवासियों ने किया, खासतौर पर कनाडा। ठीक है। गदर पार्टी का मुख्य लक्ष्य ये था, विद्रोह करो हथियारों के साथ और अंग्रेजों को भारत से भगा दो और भारत को अंग्रेजों से आज़ाद करा दो। तो गदर आंदोलन की नींव कहाँ से शुरू होती है? नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों के माध्यम से, खासतौर पर पंजाबी सिख किसानों और छात्रों के माध्यम से। कुछ बड़े नेता हैं, लाला हरदयाल, करतार सिंह सारभा, रामचंद्र जैसे कुछ नेता हैं। शुरुआत में गदर नाम की एक मैगजीन शुरू होती है और फिर धीरे धीरे करके लोग जागरूक होते हैं। गदर पार्टी ने विश्व भर में भारतीयों के बीच प्रचार का अभियान चलाया कि सब लोग एकजुट हो जाओ और एक साथ अंग्रेजों पर अटैक कर दो। 1915 में भारत में विद्रोह की तैयारी की योजना बनाई गई, लेकिन ब्रिटिश खुफिया विभाग को इसकी भनक मिल गई, जिसकी वजह से गदर पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया, हत्या की गई और ये आंदोलन असफल रहा। लेकिन गदर आंदोलन ने भारतीय आज़ादी की लड़ाई में एक नई दिशा दी। यह आंदोलन भले ही सफल ना हो पाया हो, लेकिन युवाओं को देश प्रेम और बलिदान की भावना को इसने जगा दिया था। यह आंदोलन आज भी भारत में इतिहास में साहस और स्वतंत्रता की एक गाथा है। तो अगर क्वेश्चन आता है गदर आंदोलन पर टिप्पणी कीजिए, 200 शब्दों में टिप्पणी करनी होती है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे पेपर में आप कर देंगे। एग्ज़ाम टाइम है, कल ही हमारा पेपर है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी में ही ये वीडियो बनाई गई है। तो मैं आशा करता हूँ चीज़ें शॉर्ट में आप समझ गए होंगे। टोटल 12 क्वेश्चन है इस पीडीएफ में। पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे खरीद सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।